नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ कार्ड में। दोस्तों, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, कुछ पर्सनल कारण थे, कुछ पर्सनल रीज़न थे, लेकिन आज हम वापस आपके सामने हाजिर हुए हैं एक बहुत ही अच्छी डिजीज़ के बारे में जानकारी लेकर के। उसके कारण, रिस्क फैक्टर, उसके मैनेजमेंट, डायग्नोसिस कैसे करना है, उसके बारे में आपके साथ में जानकारी साझा करेंगे। दोस्तों, एक बीमारी होती है ओवर एक्टिव ब्लैडर डिजीज़, यानी ब्लैडर का ओवर एक्टिव हो जाना, यानी उसका एक्शन जो है वो बढ़ जाना। तो दोस्तों, ये बीमारी होती क्या है, इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में होता है आपको बार बार पेशाब आना, या फिर आपके पेशाब के होल्ड करने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस बीमारी को हम पूरी तरह से विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले इसके कारण क्या है? दोस्तों, कारण बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला कारण है आपका न्यूरोलॉजिकल कारण होता है, जिसमें आपके कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती है, जैसे आपको सीवीए है, स्ट्रोक है, या फिर पार्किंसन है, या फिर आपके स्पाइनल इंजरी है। ऐसे केसेस में आपके यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। दूसरा दोस्तों होता है आपके कोई मेडिकल हिस्ट्री या मेडिसिनल डोजेज जो हैं वो इसको इम्पेक्ट करता है। जैसे आप अगर डायबिटीज़ है आपको, या फिर आपको हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन में आप एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन देते हैं। उस एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन में डायूरेटिक मेडिसिन भी कई बार साथ में दी जाती हैं, जिसकी वजह से भी आपको ये बीमारी हो जाती है। यानी डायूरेटिक मेडिसिन का काम ही होता है आपको पेशाब के यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाना, उसको बार बार आना, तो इस वजह से भी आपको ये बीमारी हो जाती है। तीसरा कारण जो होता है आपकी लाइफस्टाइल होती है। आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी लेजी है, आप ओबेज हैं, या फिर आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, या कोकीन लेते हैं, या फिर कोई और भी किसी तरह का नशा करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको ये बीमारी देखने को मिलती है। बार बार आपको पेशाब आने की संभावना बढ़ती है। एक और कारण होता है आपका सोशल विड्रॉल, यानी आपको समाज में अगर किसी ने धिक्कार दिया है, समाज में आपका तिरस्कार हो रहा है, आपको कोई अलग नज़र से देखता है, जिसमें आपके हीन भावना आ जाती है, तो वो भी एक कारण होता है आपके ये बीमारी होने का। अब दोस्तों, आगे हम इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या क्या हैं, कैसे हमको पता चलेगा कि हमको ये बीमारी हो गई है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको होता है अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी आपको बहुत ही अर्जेंट होता है जब भी आपको यूरिन लगता है कि मुझे पेशाब आ गया है, और उसके 1-2 सेकंड में ही आपको पेशाब आ जाता है। अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन होता है। दूसरा होता है आपको नॉक्चूरिया, यानी आप नींद में बार बार उठते हैं, आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपको हर आधे घंटे में, 1 घंटे में, या फिर 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपको पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। आपकी नींद जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। तब आप समझ जाइए कि आपको ये बीमारी हो गई है। आपके जो है अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है, इनवॉलेंटरी यूरिनेशन। आप खांसते हैं, चीखते हैं, हंसते हैं, या फिर रनिंग करते हैं। किसी भी कंडीशन में थोड़ा सा भी प्रेशर अगर आपके ब्लैडर की मसल्स पे आता है, तो आपके यूरिन पास आउट हो जाता है। ये भी आपके इधर एक सिम्टम्स देखने को मिलता है। एक और सिम्टम्स होता है जिसमें आप जो है, आपकी जो ब्लैडर की मसल्स हैं, पेल्विक फ्लोर मसल जो होती हैं, वो आपके बराबर स्ट्रेच नहीं कर पाती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी उसमें बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपके ये सिम्टम्स देखने को मिलता है कि आपको ये बीमारी हो गई है। इस तरीके के सिम्टम जो है आपको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कैसे हमको पता लगेगा कि हमको ये बीमारी हो गई है, डायग्नोसिस कैसे करना है? डायग्नोसिस में दोस्तों हमको सिम्टम्स देख के ही पता लगाना पड़ता है। जैसे अगर आपको नॉर्मल 24 घंटे में 5 से 6 बार यूरिन आता है, उसकी जगह पे आपको 10 से 12 बार या 15 बार यूरिन आता है, तब आपको समझ आना चाहिए कि हमको ये बीमारी हो गई है। दूसरा, आपको जो है वो ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी तो होती है, लेकिन अर्ज इनवॉलेंटरी यूरिन आता है, यानी आप सोचते हो कि यूरिन मुझे आ रहा है और इतने में आ जाएगा। आप पेशाब करने जाते हो और बीच में रास्ते में ही आपका यूरिन निकल जाता है। आप खांसते हो और आपका यूरिन निकल जाता है। आप चीखते हो और आपका यूरिन निकल जाता है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनको देख के आप डायग्नोसिस कर लेते हो कि मुझे ये बीमारी हो गई है। अब इसके बाद में कुछ सोनोग्राफी वगैरह अपन देखते हैं, उसमें भी पता चल जाता है आपको कि आपके को मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी, या फिर आपके सिस्टाइटिस, यानी आपके ब्लैडर में अगर कोई इन्फेक्शन है या सूजन है,
जिस वजह से आपको बार बार आ रहा है, तो ये भी एक तरह से डायग्नोसिस का एक रीज़न हो जाता है या डायग्नोसिस करने का तरीका आपको मिल जाता है। या फिर आप यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं, पेशाब की जांच कर सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट को यूरिन इन्फेक्शन होने की बार बार संभावना रहती है, जिसकी वजह से आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। तो उससे भी आप पता लगा सकते हो, डायग्नोसिस कर सकते हो कि आपको ये ओवर एक्टिव ब्लैडर डिजीज। अब दोस्तों इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेशन दोस्तों सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो इम्पैक्ट होती है। आप सो नहीं पाते हो, कुछ काम नहीं कर पाते हो, आपका हंसना दुश्वार हो जाता है, आप खांस नहीं सकते हो, आपको डर लगता है खांसने में। तो ये बहुत सारे आपके जो डेली रूटीन है वो इम्पेक्ट हो जाते हैं। ये इसके बहुत ही बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा, आपको स्किन इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाता है। बार बार आपकी स्किन वेट रहती है, बार बार आप पेशाब करोगे तो वहाँ की जो चमड़ी है वो गीली होती है और इस वजह से आपको स्किन इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। आप जो है वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फियर, ग्रीफ का सामना करते हो। आप हीन भावना का कहीं ना कहीं सामना करते हो। आपको सोशल विड्रॉल देखने को कई बार मिल जाता है कि आपको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि मैं अगर बार बार पेशाब करने जा रहा हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस तरीके के आपके बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशन जो है लाइफ में वो देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, किस किस वजह से ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है? दोस्तों सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इसका होता है एज। ओल्ड एज के पेशेंट को ये बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। जेंडर दूसरा इसका रिस्क फैक्टर है, जिसमें फीमेल पेशेंट को, ओल्ड एज और फीमेल पेशेंट को ये बीमारी सबसे ज़्यादा जकड़ती है। तीसरा होता है न्यूरोलॉजिकल, यानी आपको अगर कोई सीवीए है या फिर स्पाइनल इंजरी है या फिर पार्किंसन डिजीज है, ऐसी कोई बीमारी है तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी लेजी लाइफ है या फिर आपका कोई नशा है, अल्कोहल कंजप्शन का, कोकीन का, ओपियम का, किसी भी तरीके का, तो ये भी इसके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। आप अगर डिप्रेशन के शिकार हो, फियर है, एंजाइटी है, ये भी इसके लिए एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। आप अगर कोई मेडिसिन ले रहे हो, ऐसी मेडिकेशन है जैसे डायबिटिक, एंटी हाइपरटेंसिव वगैरह मेडिसिन है, तो ये भी इसके लिए एक रिस्क फैक्टर गिना जाता है। अब दोस्तों कौन सी एलोपैथिक मेडिसिन है जो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं? एलोपैथिक मेडिसिन में दोस्तों सोलिफिनासिन करके आती हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। मिराबिगोन करके आती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके इन्फेक्शन है यूरिन में तो उसके लिए एंटीबायोटिक आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोफ्लोरेंटिन हो गया, लियोफ्लॉक्सिसिन हो गया, ऑफ्लॉक्सिसिन हो गया। आप मेट्रोजेल भी यूज़ कर सकते हैं। आप फॉस्फोमाइसिन पाउडर जो आता है सैशेट, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आपके एल्कलाइजर सिरप हैं, वो भी आप कई बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ एलोपैथिक मेडिसिन है जो इसमें आप यूज कर सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जिसमें कीगल एक एक्सरसाइज होती हैं, आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगी। कीगल एक्सरसाइज करके आप पेल्विक फ्लोर जो मसल्स होती हैं उसको आप मजबूत कर सकते हैं, वो आपके इस बीमारी को ठीक करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। तो दोस्तों ये इस बीमारी के बारे में हमने कुछ जानकारी आप लोगों के साथ में साझा की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है जानकारी तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि किसी न किसी भाई को अगर उससे अपनी बीमारी से रिलेटेड जुड़ी हुई जानकारी मिले तो उसका वो फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एलोपैथिक मेडिसिन डिस्कस की है, लेकिन हम इसका एक पार्ट 2 बना के लेके आएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है। पार्ट 2 में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे, ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप ओवर एक्टिव ब्लैडर डिजीज़ में ले सकते हैं और कौन से केस में ले सकते हैं, कौन से सिम्टम्स में ले सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्बा खैर, राम राम।